सो हेलो एंड वेलकम टू द जियोफाई। ये हमारा सेकेंड लेक्चर है विच टॉक्स अबाउट द इंसोलेशन, हीट बजट और जो टेम्परेचर से रिलेटेड सारे कंसेप्ट्स हैं व्हाट विल बी सीइंग दिस इन दिस लेक्चर। ओके, पहले इंसोलेशन देखते हैं कि इंसोलेशन में हम क्या क्या देखेंगे। पहले देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ इंसोलेशन, मतलब हमें इंसोलेशन मिलता कहाँ से है। आपको तो पहले ये जानने की ज़रूरत है। आपको पता होगा कि जितना भी लाइट है, वट एवर इंसोलेशन वी आर गेटिंग, इट इज़ फ्रॉम द सन ओनली। सो सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ रेडिएशन या फिर इंसोलेशन, वट एवर जो भी आपको कहना है, ठीक है। तो सन है। अब सन के अंदर कौन सी प्रक्रिया होती है यदि आपसे पूछ ले जिसकी वजह से हमें मिलता है, तो सन में जो हाइड्रोजन है, ठीक है, वो कन्वर्ट होता है आपका हीलियम में, और यही इसी कन्वर्जन की वजह से इंसोलेशन मिलता है हमको, ठीक है। और जो एग्जैक्ट फिनोमिनन उसके अंदर होता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। ये सबको आपको पता होगा, ठीक है, जो हम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो रेट है, जिस रेट पर सन के अंदर हीट का जनरेशन होता है, वो मोर और लेस कांस्टेंट ही होता है, ठीक है। इसलिए आप देख सकते हैं कि हमें हमेशा सुबह से लेके शाम तक जो भी इंसोलेशन वगैरह मिलती है मोर और लेस सेम होती है, एक्सेप्ट इन अ समर विंटर ये तो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ठीक है। फिर एक और कॉन्सेप्ट आता है विच इज़ कॉल्ड एज द सोलर कांस्टेंट। अब सोलर कांस्टेंट क्या होता है, देखो सोलर कांस्टेंट, व्हाट इज सोलर कांस्टेंट। फर्स्टली व्हाट हैपेंस, दिस इज आवर सन, ठीक है, ये हमारा सन है, एंड दिस इज आवर अर्थ, ये हमारा अर्थ है, ठीक है। तो सन से जो जो डायरेक्टली इंसोलेशन अर्थ पर आता है, परपेंडिकुलरली आता है। आप देख रहे हो कि जो अर्थ है वो इस तरीके से होता है, और जो भी आपका इंसोलेशन आ रहा है, वॉट एवर इंसोलेशन यू आर गेटिंग, इट इज डायरेक्टली परपेंडिकुलर टू द आपका जो भी अर्थ है वो, ठीक है। अब कुछ इसको मैं यदि क्रॉस सेक्शन तरीके से आपको बताऊं, सो दिस इज योर अर्थ, ये आपका अर्थ है, और इस अर्थ के एक यूनिट एरिया में, सपोज दिस इज योर यूनिट एरिया, आपने डिवाइड कर लिया है। अब इस यूनिट एरिया में आपको जितना सन का रेडिएशन मिल रहा है, मोर और लेस वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। सो इसी कांस्टेंट, मतलब ये जो यूनिट एरिया है जिस पर आपको सन का इंसोलेशन मिल रहा है, जो कि परपेंडिकुलरली आ रहा है, इसको ही बोलते हैं सोलर कांस्टेंट। अब इसका जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो मैं आपको पढ़ देती हूँ। ये है अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी, अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी दैट रीचेस, दिस इज द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी दैट रीचेस द यूनिट एरिया दैट इज परपेंडिकुलर टू द सन रेज, ठीक है। ये इंसोलेशन जो कि परपेंडिकुलर है सन रेज के, सो दिस ये जो अर्थ का यूनिट एरिया है जिस पर ये परपेंडिकुलर रेज पड़ती हैं, वो होता है हमारे पास सोलर कांस्टेंट। अब इस सोलर कांस्टेंट की भी कुछ वैल्यू होती है, वो बता देती हूँ मैं आपको। इस सोलर कांस्टेंट की वैल्यू होती है 2 ग्राम कैलोरी, 2 ग्राम कैलोरी पर, ऐसे बोलो, 2 ग्राम कैलोरी पर स्क्वायर किलोमीटर और पर मिनट, ठीक है। मतलब 1 मिनट में 1 स्क्वायर किलोमीटर पे कितना एनर्जी पड़ रहा है, वो है 2 ग्राम कैलोरी, ठीक है। ये 2 ग्राम कैलोरी में हम इसको नाप रहे हैं, ठीक है। यदि दूसरा इसको आप बोल सकते हो 2 कैलोरी पर सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है। 1 मिनट में हम इसको नाप रहे हैं, और इसका यूनिट क्या होता है, सो जो सोलर्स मतलब जो सोलर रेज पड़ रही है एक यूनिट पे, उसको हम नापते हैं, दिस इज द लेंगले, ठीक है। लेंगले इसका एक यूनिट होता है, मतलब जो कैलोरी, स्क्वायर और जो मिनट है, इन सबको मिला के जो हम यूनिट बोल रहे हैं वो है हमारा लेंगले। और एवरेज वैल्यू ऑफ सोलर कांस्टेंट, अब एवरेज वैल्यू क्या होती है सोलर कांस्टेंट की, सो एवरेज वैल्यू इसकी होती है, इट इज 1.366 किलो वॉट पर मीटर स्क्वायर। ये होता है आपका, दिस इज योर सोलर कांस्टेंट, ठीक है। ये आपका सोलर कांस्टेंट होता है, देख लिया। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इसका यूनिट लैंगले होता है, 2 ग्राम कैलोरी पर स्क्वायर पर मिनट होता है, या फिर 2 कैलोरी पर सेंटीमीटर पर मिनट हो जाता है। एवरेज जो सोलर कांस्टेंट है वो 1.366 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। अब मैकेनिज्म ऑफ द सोलर रेडिएशन वो थोड़ा सा देख लेते हैं, व्हाट इज द मैकेनिज्म। अच्छा, ये हमने मैकेनिज्म ही देखा है, ठीक है, दिस वी हैव डन द मैकेनिज्म। फिर दो गवर्निंग लॉज होते हैं,
जिनकी वजह से ये जो सारी एनर्जी वाली चीज़ है वो चलती है। पहला है वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ और दूसरा होता है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। अब जो वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ है वो क्या होता है, सपोज आपका एक रेडिएटिंग बॉडी है, ठीक है, दिस इज योर ब्लैक रेडिएटिंग बॉडी, ठीक है, ये आपका एकदम रेडिएटिंग बॉडी है और इस जो बॉडी है, दिस इज योर बॉडी, इससे रेडिएशन निकल रहे हैं, ये ब्लैक बॉडी है, ठीक है, इस ब्लैक बॉडी से कुछ रेडिएशन निकल रहे हैं। अब जो रेडिएशन निकल रहे हैं उसकी कुछ वेवलेंथ भी होगी, मैं इसको बता देती हूँ कि देखो वेवलेंथ तो ऐसे दर्शाते हैं, ठीक है, तो इसकी कुछ वेवलेंथ होगी। अब ये जो वेवलेंथ है वो कितनी होती है ये बोल रहा है ये। सो ये जो वेवलेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। मान लो आपका जो भी टेम्परेचर है, आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो भी 100 है, ठीक है, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन ऐसे ही होता है, ठीक है, दिस इज योर ऐसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द जो भी आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। सो थोड़ा दिखा आपको, ये गवर्निंग लॉ है। इसमें वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या बोलता है, जो भी आपका ब्लैक बॉडी है, ब्लैक बॉडी में जितना भी ब्लैक बॉडी रेडिएशन में जो वेवलेंथ होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है जो इसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है वो, ठीक है। फिर स्टीफन बोल्ट्जमैन क्या बोलता है, देखो स्टीफन बोल्ट्जमैन जो है इट इट टॉक्स अबाउट कि जो एनर्जी है पर यूनिट, अब मान लो दिस इज योर ब्लैक बॉडी, ठीक है, अब इसमें आपने यूनिट्स डिवाइड कर दिए हैं, तो एक यूनिट मान लो पर यूनिट आपने, दिस इज योर एक यूनिट, ठीक है, ये मान लो ये ऊपर वाला एक यूनिट एरिया है। अब इस एक यूनिट एरिया से थोड़ा आपको क्रॉस सेक्शन बताती हूँ, ठीक है, ये समझ लो ये आपका ब्लैक बॉडी है। अब एक यूनिट एरिया से आपका जितना भी एनर्जी रेडिएट होगा इस वन वन यूनिट से कुछ रेडिएशन निकलेगा। अब ये जो रेडिएशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 4 पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। आपका जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होगा उसका पावर 4 कर दो, वो आ जाएगा आपका जो भी रेडिएशन निकल रहा है पर यूनिट से, ठीक है, पर यूनिट से जो भी रेडिएशन निकल रहा है। मान लो आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर है 2, अब इसका 4 कर दो तो आ जाएगा 6, तो यही आ जाएगा आपका रेडिएशन पर यूनिट, ठीक है, दिस इज योर रेडिएशन पर यूनिट, ये बोलता है स्टीफन बोल्ट्जमैन। तो स्टीफन बोल्ट्जमैन हमको क्या बताता है, यदि मैं सम अप करूँ तो स्टीफन बोल्ट्जमैन आपको बताता है कि आपका जो एनर्जी रेडिएट हो रहा है वो आपको बताता है, ठीक है, आपका एनर्जी रेडिएशन बताता है। बाकी जो वेन डिस्प्लेसमेंट है वो आपको वेवलेंथ की वैल्यू देता है, ठीक है। सो ये दोनों थोड़ा सा आपको याद रखना है। ओके, देन वील बी टॉकिंग अबाउट द फैक्ट्स ऑफ इंसोलेशन। कौन कौन से फैक्ट्स हैं इंसोलेशन के वो हम थोड़ा सा देख लेंगे यहाँ पे। जैसे कि सरफेस टेम्परेचर है, सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सन, सन का अब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी देख लो जो सन का सरफेस टेम्परेचर है वो कितना होता है, लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस, या फिर आप बोलो कि 11000 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये होता है सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सन, ठीक है। फिर जो भी रेडिएशन निकलती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है सन से, ठीक है। इनकी स्पीड कितनी होती है, इनकी स्पीड होगी लगभग आपका 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो चलती है। या फिर आप इसको बोल सकते हो 1,86,000 माइल्स, ठीक है, माइल्स पर सेकंड, कुछ भी बोल लो, ये दोनों ही है, ठीक है। या तो आप 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड बोल लो या फिर 1,86,000 माइल्स पर सेकंड बोल लो, ठीक है। फिर व्हाट इज इंसोलेशन या फिर सोलर रेडिएशन क्या है, अभी हमने क्या पढ़ा था, वी हैव स्टडीड अबाउट द सोलर कांस्टेंट। अब ये बोल रहा है कि जो इंसोलेशन है या फिर सोलर रेडिएशन है वो क्या होता है। तो सोलर रेडिएशन या फिर इंसोलेशन, दिस अर्थ सरफेस, ये आपका ऊपर वाला अर्थ सरफेस है। अब आपका जो अर्थ सरफेस है उस पर जितनी भी एनर्जी आपको रिसीव हो रही है, ठीक है, आपके अर्थ के सरफेस पर आपको जितनी भी एनर्जी मिल रही है उसको हम बोलते हैं सोलर कांस्टेंट, ठीक है, इसको ही क्या बोला जाता है, इट इज कॉल्ड एज द सोलर कांस्टेंट। देन हम बात करेंगे एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन व्हाट, बिटवीन द सन एंड अर्थ। अब इन दोनों के बीच का एवरेज डिस्टेंस कितना होता है, इन दोनों के बीच का एवरेज डिस्टेंस होता है 150 मिलियन किलोमीटर। कितना होता है 150, दिस इज योर, लेट मी राइट हियर, 150
मिलियन किलोमीटर, या फिर आप इसको बोल सकते हो 93 मिलियन माइल्स, है ना, ये होता है यदि आपसे पूछ ले। अब जो सन है, ये क्वेश्चन आ सकता है, सन से अर्थ में आने में रेडिएशन को कुछ टाइम लगेगा, तो ये टाइम कितना होता है? सो ये टाइम होता है आपका 8 मिनट, योर 8 मिनट एंड 20 सेकेंड्स, ठीक है, 8 मिनट एंड 20 सेकेंड्स। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। ओके, दिस इज योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। देखो सबसे पहले जो, जैसे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जैसे इज योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोल लो या रेडिएशन बोल लो, तो सबसे पहले होता है आपका गामा रेज, ठीक है, ये आपकी गामा रेज हो जाती हैं, दीज आर योर गामा रेज, है ना। फिर आती हैं आपकी एक्स रेज, दिस आर योर एक्स रेज। फिर आ जाती हैं आपकी यूवी रेज, और यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट आता है आपका विजिबल लाइट का, ठीक है, योर विजिबल लाइट। फिर आती है आपकी इंफ्रारेड वेव्स, देन आती हैं आपकी माइक्रोवेव्स, देन आती हैं आपकी रेडियो वेव्स, ठीक है। अब यहाँ पर यदि मैं ये गामा रेस की बात करूँ, तो गामा रेस की शॉर्ट वेवलेंथ होती है, ठीक है, दे हैव द शॉर्ट वेवलेंथ एंड दे हैव द हाई फ्रीक्वेंसी, इनकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है एंड दे हैव अ हाई एनर्जी एज वेल, ठीक है। बाकी आप जैसे जैसे रेडियो वेव्स की तरफ जाओगे, आपकी जो शॉर्ट वेवलेंथ है वो लॉन्ग में कन्वर्ट हो जाएगी, लॉन्ग वेवलेंथ हो जाएगी, मतलब लॉन्ग ऐसे वेवलेंथ हो जाएगी। बाकी गामा रेज है वो उनकी वेवलेंथ कुछ ऐसी होती है, ठीक है। चूंकि अब इनकी वेवलेंथ जो है वो लॉन्ग हो गई है, तो इनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो लो हो जाएगी, ठीक है। अब क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस चल रहा है, तो भाई फ्रीक्वेंसी जो है वो लो हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद इनकी एनर्जी भी लो हो जाती है, दे हैव अ लो एनर्जी एज वेल, ठीक है। फिर मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ कि जो आपका विजिबल स्पेक्ट्रम है, दिस इज योर विजिबल स्पेक्ट्रम, ठीक है, ये आपका विजिबल स्पेक्ट्रम है जिसको आप देख सकते हो, देख रहे हो आप सिर्फ इतना सा पार्ट देख पा रहे हैं हम, बाकी ना हम एक्स रेज देख पाते हैं, ना हम एक्स रेज, ना जो भी आपकी गामा रेज है, यूवी रेज भी नहीं, इंफ्रारेड भी नहीं, माइक्रो भी नहीं, और रेडियो वेव्स भी नहीं। हम इन वेव्स को तो देख ही नहीं पाते, हम कितना स्मॉल फ्रैक्शन देख पाते हैं, और उसी पे हमको इतना घमंड होता है, ठीक है। सो ये जो वेव्स हैं, देखो ये होती हैं हमारी 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, कि विजिबल जो लाइट है उसका वेवलेंथ कितना होता है। सो इसका जो वेवलेंथ है वो होता है आपका 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक। सो दिस इज योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हो गया। देन हम बात कर लेते हैं, यस मिनट, यस, अब हमने पढ़ लिया ये, वी हैव डन विद द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब हम एनसीईआरटी में कुछ फैक्ट्स दिए थे, उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। जो एनसीईआरटी का फैक्ट है वो बोलता है कि एवरेज, जो ऑन एन एवरेज अर्थ जो रिसीव करता है वो क्या करता है, एनर्जी देखो, वन जो एनर्जी है वो रिसीव करता है अर्थ हमारा 1.94 कैलोरी पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है। इतना अर्थ हमारा एट द टॉप ऑफ एटमॉस्फेयर, मतलब ये एटमॉस्फेयर के टॉप में सन से जो एनर्जी मिलती है वो है 1.94 कैलोरी स्क्वायर पर मिनट, ठीक है। अच्छा एक बात और समझो कि जैसे ये जो हमारा अर्थ है इलिप्टिकल पाथ में घूमता है हमारा अर्थ, दिस इज योर सन, तो एक पार्ट ऐसा आता है पूरे ईयर में जब हमारा अर्थ, दिस इज योर सन एंड दिस इज योर अर्थ, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो जब सबसे ज़्यादा होता है वो कब होता है, ठीक है, सबसे फारदेस्ट आई वुड से, कि जो फारदेस्ट है वो कब होता है। सो फारदेस्ट होता है ये 4 जुलाई को, 4 जुलाई को ये होता है 152 मिलियन माइल्स, ठीक है। फिर उसके बाद जो सबसे शॉर्टेस्ट है, यहाँ पर जब हमारा अर्थ आ जाएगा तो ये शॉर्टेस्ट होगा, सो ये नियरेस्ट आई वुड से कि ये होता है 3rd of January को, 3rd of January को कितना होता है 147 मिलियन माइल्स, ठीक है। ये आपको सिर्फ तो डेट याद रखनी है, आप अर्थ और सन के बीच का याद रखो कि फारदेस्ट होता है 4 जुलाई को, और सबसे कम जो डिस्टेंस है वो होती है आपको 3rd January, और 3rd of January को होता है, ठीक है, 147 मिलियन। देन अदर टर्म्स, इफेक्टिव रेडिएशन क्या होता है, इफेक्टिव रेडिएशन देखो जो सन की रेज हैं वो आती हैं हमारी शॉर्ट वेव की फॉर्म में, ठीक है। बाकी जब वो अर्थ से टकराती हैं
अर्थ के सरफेस से, ठीक है, अर्थ के सरफेस से, तो जो अर्थ की सरफेस से टकराने के बाद वो लॉन्ग वेव रेडिएशन में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। सो दीज लॉन्ग वेव रेडिएशंस, ये जो लॉन्ग वेव रेडिएशन है, इन्हीं को क्या बात बोला जाता है, इनको ही बोला जाता है इफेक्टिव रेडिएशन। और इन्हीं लॉन्ग वेव रेडिएशन की वजह से जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो ना हीट अप होता है, मतलब गर्म होता है। फिर हम बात कर लेते हैं फैक्यूल। अब फैक्यूल क्या होता है, देखो फैक्यूल जो मान लो आपका फोटोस्फेयर है, मतलब सन है, सन का फोटोस्फेयर है, और द कूल एंड हॉट स्पॉट विद इन द फोटोस्फेयर, ठीक है। जो आपका सन है, सन का फोटोस्फेयर है, इस पे आपके क्या होते हैं, कूल एंड हॉट स्पॉट्स होते हैं। अब जो कूल और हॉट स्पॉट्स होते हैं, मतलब कूल एरिया होता है और हॉट एरिया होता है, तो ये जो एरियाज होते हैं सन के फोटोस्फेयर में, इनको ही फैक्यूल बोला जाता है। फिर रेले स्कैटरिंग क्या होती है, आपको पता है, रेले स्कैटरिंग की वजह से ही हमको जो सन है, ठीक है, मतलब सन नहीं, जो आपका कलर्स हैं, कलर्स जैसे हमारे स्काई का कलर हो गया वो ब्लू दिखता है, तो दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द स्कैटरिंग। मतलब जो हमारे जो भी आपकी विजिबल लाइट है वो 7 कलर से मिलकर बनती है। तो ये जो स्कैटर होते हैं लाइट्स, जैसे कि रेड, ब्लू, ये जो स्कैटरिंग होती है इसको बोलते हैं रैले स्कैटरिंग। अच्छा, कुछ और फैक्ट्स हैं जो थोड़ा सा देख लीजिए आप, जैसे कि जैसे कि इंसोलेशन, इंसोलेशन अभी हमने देखा कि इंसोलेशन जो रिसीव होती है सरफेस पे वो 320 वॉट पर मीटर स्क्वायर होती है यहाँ पर ट्रॉपिक्स में। बाकी आप पोल्स पे देखोगे तो 70 वॉट पर मीटर स्क्वायर हो जाती है, ठीक है। और मैक्सिमम इंसोलेशन कहाँ मिलता है आपको, मैक्सिमम इंसोलेशन मिलेगा सब ट्रॉपिक्स में। ट्रॉपिक्स में नहीं मिलता है, सब ट्रॉपिक्स में, क्योंकि यहाँ पर क्लाउड्स नहीं होते हैं, क्लाउड्स आर नॉट हेयर, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर मिल जाता है आपको। फिर हीट बजट। अब हीट बजट क्या होता है, देखो क्योंकि जो सन, यदि हम सन से, दिस इज योर अर्थ, कि हम सन से बिल्कुल लाइट लेते जाएं, जो भी इंसोलेशन है वो लेते जाएं, तो हमारा जो अर्थ है वो एकदम हॉट हो जाएगा, हम रह नहीं पाएंगे इस पे, ठीक है। तो जो जो भी रेडिएशन हम सन से लेते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा जो अर्थ है वो उसको रिफ्लेक्ट बैक भी करे, जिससे हमारा जो हीट बैलेंस है वो बना रहे, ठीक है। सो इसी यही जो बैलेंस है, ये जो इक्विलिब्रियम है इनकमिंग का, ठीक है, और जो हमारा आउट गोइंग है उसका, जो ये इक्विलिब्रियम है, इसको ही हम बोलते हैं हीट बजट, ठीक है, इसको हीट बजट बोला जाता है, याद रखना। फिर हम देख लेते हैं टेम्परेचर। अब देखो टेम्परेचर में वी विल बी सीइंग कि भाई प्रोसेस ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर, क्या क्या प्रोसेस होती हैं हीट और कूल होने की। पहले तो डायरेक्टली हमें सन से जो है वो मिलती है इंसोलेशन। अब इस इंसोलेशन की वजह से ही हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो हीट अप होता है, सो दिस इज आवर डायरेक्ट इंसोलेशन, ठीक है। दूसरा होता है हमारे पास कंडक्शन। अब कंडक्शन क्या होता है, कंडक्शन मतलब जब कोई भी चीज़ डायरेक्ट कांटेक्ट में आती है, डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से जो हीट ट्रांसफर होता है, यही हीट ट्रांसफर को हम बोलते हैं कंडक्शन। अब ये कंडक्शन कैसे होता है समझो, जैसे ये आपका एक लेयर है, दिस इज योर एयर का लेयर जो कि हॉट है, और बाकी जो इसके ऊपर वाला लेयर है, अब क्या होगा, क्योंकि इसका डायरेक्ट कांटेक्ट इस हॉट लेयर से है, तो ये ऊपर वाला लेयर भी कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा हॉट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से हीट ट्रांसफर होगा ना ऊपर की तरफ। तो यही होता है कंडक्शन, कि भाई डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से, यदि डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ एयर की वजह से यदि कहीं पर हीटिंग या फिर कूलिंग हो रही है, तो दैट इज कॉल्ड एज द कंडक्शन, ठीक है। फिर आ जाता है हमारे पास टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। अब टेरेस्ट्रियल रेडिएशन क्या होता है, देखो जो हमारा, दिस इज आवर अर्थ, अब हमने सन से कुछ एनर्जी लिया, ये होती है हमारी शॉर्ट वेव रेडिएशन, ठीक है। बाकी जो हमारा अर्थ है, दिस इज आवर अर्थ, अब अर्थ से ये जो रेडिएशन है वो रिफ्लेक्ट बैक होती हैं। जब ये रिफ्लेक्ट बैक होती हैं, सो ये होती है हमारी लॉन्ग वेव रेडिएशन। इन्हीं लॉन्ग वेव रेडिएशन को हम क्या बोलते हैं, वी आर कॉलिंग देम एज अ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ये जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है हमारे एटमॉस्फेयर को ये गर्म करती हैं। सो ये भी हमारा एक सोर्स हो गया हीट का, सो दैट इज कॉल्ड एज द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, ठीक है। यहाँ पर ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन आ गया। फिर आ जाते हैं हमारे पास कन्वेक्शन। अब कन्वेक्शन की वजह से क्या है, जैसे कहीं भी लिक्विड, जैसे आपका एयर की वजह से जो हीट हो रहा है हमारा, क्या हो रहा है, एयर की वजह से जो हमारा एटमॉस्फेयर हीट होता है, या फिर हमारा ओशियन की वजह से, मतलब ये हीट ट्रांसफर के सोर्स, ठीक है। तो जो मान लो हमारा एयर है, अब एयर में वी हैव द कन्वेक्टिव करंट्स, आपको पता होगा, जो कन्वेक्टिव करंट्स नहीं बोल सकते आप,
क्या मैं बोलूँ, जो आपका एयर सर्कुलेशन होता है, जैसे आपके सेल्स होते हैं ना, सेल्स, आपका हेडली सेल हुआ, फेरल सेल हुआ या फिर पोलर सेल हुआ, ये सेल्स की वजह से क्या होता है, हमारा हीट का ट्रांसफर होता है फ्रॉम आवर इक्वेटर एरिया टू आवर पोलर एरिया, है ना। तो ये होता है आपका कन्वेक्शन। बाकी ओशियंस भी, जैसे आपने देखा होगा, जो आपका नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है, नॉर्थ अटलांटिक, योर नॉर्थ, 1 मिनट, योर जो आपका नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है, इसकी वजह से जो आपका आर्कटिक वाला पार्ट है, ठीक है, वो थोड़ा बहुत कैसा रहता है, आइस फ्री रहता है। सो दैट इज कॉल्ड एज द कन्वेक्शन, है ना। एयर या फिर ओशियन या फिर गैसेस, गैसेस ही बोल लो, एयर गैसेस भी बोल सकते हो आप, ठीक है। एयर और ओशन की वजह से जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होते हैं, ये इसकी वजह से जो चेंज होता है टेम्परेचर में, ठीक है, वो होता है आपका कन्वेक्शन। फिर डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं टेम्परेचर के, जैसे लैटिट्यूड। अब आपने देखा होगा कि 0 डिग्री लैटिट्यूड पर जो टेम्परेचर होता है, इट इज़ हायर, जो कि आपका पोल्स पे होता है, ठीक है। तो लैटिट्यूड्स का भी इफेक्ट पड़ता है। बाकी देखो, जो 0 से लेके 10 डिग्री तक है, वो आपका मैक्सिमम टेम्परेचर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पर आपको क्लाउड्स मिलेंगे। बाकी आप 10 से ऐसे 25 तक जाओगे, सो दिस इज योर सब ट्रॉपिकल एरिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि क्लाउड्स नहीं होते हैं, तो मैक्सिमम आपको जो टेम्परेचर है वो इसी एरिया में मिलेगा। सो दैट इज द लैटिट्यूड का कमाल। फिर एल्टीट्यूड। अब एल्टीट्यूड मान लो दिस इज योर प्लेटियो रीजन, और एक है आपका ऐसा माउंटेन रीजन। तो जो प्लेटियो रीजन है, वो तो हीट भी जल्दी होता है, ठीक है, मतलब हीट, दिस इज, ये हीट अप हो जाता है। और चूंकि यहाँ पर एयर प्रेशर भी काफ़ी ज़्यादा है, तो ज़्यादा टेम्परेचर तो आपको यहीं पर मिलेगा, ठीक है। बाकी यदि आप ऊपर की तरफ जाओगे, यहाँ पर माउंटेन पर, तो यहाँ पर एयर प्रेशर जो है वो काफ़ी कम हो जाता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा कि यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो काफ़ी लो होता है, ठीक है। सो दैट इज द थिंग कि एल्टीट्यूड का भी इफेक्ट होता है। फिर क्लाउड कवर। क्लाउड कवर तो मैंने आपको बता दिया है कि भाई जो आपका इक्वेटर है, क्योंकि यहाँ पर क्लाउड कवर है, तो मैक्सिमम इंसोलेशन आपको यहाँ नहीं मिलेगी, आपको सब ट्रॉपिक्स में मैक्सिमम इंसोलेशन मिलेगी। फिर डिस्टेंस फ्रॉम द सी। आपने देखा होगा कि जो बॉम्बे है, बॉम्बे में आपका जो टेम्परेचर वेरिएशन है वो इतना नहीं होता है जितना कि दिल्ली में होता है। क्यों? क्योंकि दिल्ली जो है उसके आसपास पूरा लैंड एरिया है, तो लैंड जो है वो गर्म भी जल्दी होता है और ठंडा भी बहुत जल्दी हो जाता है। बाकी जो बॉम्बे है वो सी के पास है, तो सी जो है वो देर से गर्म भी होता है, देर से ठंडा भी होता है। तो इसीलिए जो ब्रीज वगैरह चलती है, ठीक है, यहाँ पर सी ब्रीजेस चलती है, इसकी वजह से जो सी का इन्फ्लुएंस होता है, वहाँ पर टेम्परेचर आपको थोड़ा ज़्यादा ही मिलेगा, ठीक है। फिर विंड्स। अब विंड्स की बात करो, जैसे हमारी लोकल विंड्स होती हैं, आपने देखा होगा, ठीक है। कुछ विंड्स होती हैं जैसे कोल्ड विंड्स होती हैं। अब कोल्ड विंड्स क्या करती हैं, जैसे आप मान लो साइबेरियन विंड्स हैं, वो हमारे नॉर्थ इंडिया में थोड़ा थोड़ा आ जाती हैं, तो ठंडी काफ़ी रहती है, ठीक है। बाकी जो हमारी लू है, लू क्या है, दिस इज द हॉट विंड। या फिर आप सिरोक्को देख लो, ठीक है, सिरोक्को, दिस इज ऑल्सो सिरोक्को, यस, जो आपकी डॉक्टर विंड है, आई वुड से। सो दिस इज द हॉट विंड, ठीक है। फिर टोपोग्राफी। टोपोग्राफी देखो, दिस इज द माउंटेन। अब जो आपका लीवर्ड साइड है, ठीक है, दिस इज योर विंडवर्ड साइड एंड दिस इज योर लीवर्ड साइड। तो जो विंडवर्ड साइड है, यहाँ पर आपका टेम्परेचर कहीं ना कहीं थोड़ा सा लो मिलता है। बाकी जो लीवर्ड साइड है, क्योंकि जो डिसेंडिंग आपकी विंड्स हैं वो हॉट होती हैं, ठीक है, ये हॉट होती हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको हॉटनेस इन द टेम्परेचर देखने को मिलेगा। फिर ओशन करंट्स। अब ओशन करंट्स तो देखो, जो कोल्ड करंट्स होते हैं वो टेम्परेचर को गिरा देते हैं, बाकी जो हॉट करंट्स हैं वो टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं। एग्जाम्पल है आपके पास अटलांटिक, जो आपका अटलांटिक ड्रिफ्ट है। बाकी कोल्ड जो है वो आप देख सकते हो कि जैसे पेरू करंट है, पेरू चिले करंट, ठीक है, दिस इज द थिंग। फिर डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर। अब डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर क्या होता है? डायरनल रेंज का मतलब है कि जो आपका मैक्सिमम टेम्परेचर मिल रहा है, whatever your maximum temperature is और whatever your minimum temperature is, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो होता है डायरनल रेंज। अब डायरनल रेंज सबसे ज़्यादा आपको डेजर्ट एरियाज में मिलेगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर सबसे लो गिर भी जाता है और बाकी मैक्सिमम भी सबसे ज़्यादा होता है। अब बात कर लेते हैं इस पे कि आप सोचोगे कि मैक्सिमम टेम्परेचर आपको कब मिलेगा और जो आपको मिनिमम टेम्परेचर है वो आपको कब मिलता है। देखो, जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो आपको ऐसे 12 बजे नून में नहीं मिलता है, वो आपको मिलता है लगभग 2 बजे, है ना। 2 बजे आपको मैक्सिमम मिलेगा। बाकी मिनिमम भी आपको 12 बजे रात को नहीं मिलता है, मिनिमम आपको मिलता है लगभग 4 बजे,
ठीक है, यहाँ पर आपको मैक्सिमम टेम्परेचर मिलेगा। बाकी यदि पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा जो डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर है वो कहाँ मिलता है, सो सबसे ज़्यादा डायरनल रेंज का टेम्परेचर अल अजीज़िया में मिलता है, अल अजीज़िया। अब ये अल अजीज़िया कहाँ है, ये है आपका लीबिया में, ठीक है, लीबिया में अल अजीज़िया है, यहाँ पर आपको हाईएस्ट डायरनल टेम्परेचर मिलेगा। अब एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर कहाँ मिलेगा, एनुअल सबसे ज़्यादा मिलता है आपका साइबेरिया में, साइबेरिया ये है आपका रशिया में। तो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर का मतलब क्या, मतलब एनुअली सबसे लो टेम्परेचर भी यही मिलता है और एनुअली सबसे हाई टेम्परेचर भी यही मिलता है, क्योंकि जो साइबेरिया है वो एकदम कॉन्टिनेंट वाला पार्ट है, ठीक है। सो कॉन्टिनेंट का या फिर जो लैंड है उसका फीचर क्या होता है, वो एकदम एब्जॉर्ब जल्दी से कर लेता है और रेडिएट भी जल्दी से, मतलब ठंडा भी जल्दी से हो जाता है और गर्म भी जल्दी से हो जाता है, ऐसा है। सो दिस इज योर एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर। अब हमको नॉर्थ में एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर ये साइबेरिया में मिल रहा है, क्यों हमको कोई भी ऐसे एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर का वेरिएशन ज़्यादा साउथ में नहीं मिल रहा है, मतलब सदर्न हेमिस्फेयर में नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है ऐसा, इसीलिए क्योंकि जो सदर्न हेमिस्फेयर वो मोस्टली वहाँ पर ओशियंस है, ठीक है। तो ओशियन आपको पता है कि ओशियन एक बार हीट हो जाता है तो उसको ठंडा होने के लिए काफ़ी देर लगती है। सो ओशियन हैज़ अ हाई स्पेसिफिक हीट, दैट इज द थिंग कि आपको एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर नॉर्थ हेमिस्फेयर में साइबेरिया में मिल रहा है, साउथ में नहीं मिल रहा है, ठीक है। फिर इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। अब इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर का थोड़ा कंसेप्ट समझो। देखो इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर में होता क्या है कि आप जैसे जैसे ऊपर जाते हो तो आपका टेम्परेचर एकदम गिरता है, और जिस रेट से गिरता है उसको बोलते हैं नॉर्मल लेप्स रेट। नॉर्मल लेप्स रेट कितना होता है, अभी मैंने आपको बताया है कि नॉर्मल लेप्स रेट होता है लगभग 6.5 6.5 सेंटीमीटर, मतलब जो 6.5 डिग्री पर 1000 मीटर, ये होता है नॉर्मल लैप्स रेट, ठीक है। बट यदि दिस इज योर नॉर्मल लैप्स रेट, बट ऐसे उल्टा होने लग जाए कि आप जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो तो आपका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होने लग जाए, सो इस इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर को बोलते हैं नेगेटिव लैप्स रेट। दिस इज कॉल्ड एज द नेगेटिव लैप्स। अब ये क्यों होता है, ये इसीलिए होता है, देखो होता ये है कि जैसे दिस इज योर कूल, जो आपका कूल लेयर है, ठीक है, ये ग्राउंड के पास आपका कूल लेयर है, बाकी किसी वजह से आपका जो ये बीच वाला पार्ट है ये हो जाए वार्म, ठीक है। तो आप ऊपर जाओगे जैसे जैसे तो आपको ये वार्म लेयर मिलेगा, सो ये आपका हो जाएगा नेगेटिव लेप्स रेट। अब ये जो नेगेटिव लेप्स रेट है इसके कंडीशंस क्या क्या होती हैं, इसकी भी कुछ कंडीशंस हैं जब ये नेगेटिव लेप्स रेट बनता है, ठीक है। ये बनता है लॉन्ग नाइट्स पे, मतलब लॉन्ग नाइट्स विंटर्स में होती हैं, तो जहाँ भी विंटर्स एकदम लंबी लंबी रातें हैं वहाँ पर आपको ये दिखाई देगा, ठीक है। बाकी क्लियर स्काई होना चाहिए, ठीक है। एंड ठीक है, क्लियर स्काई के साथ साथ क्या होना चाहिए, यू शुड बी हैविंग द काम स्टेबल एयर। अब काम स्टेबल एयर क्यों होना चाहिए, देखो एक तो क्लियर स्काई होना चाहिए, क्लियर स्काई की वजह से क्या हो कि जो आपके रेडिएशन है, ठीक है, इट विल अलाउ द अनऑब्स्ट्रक्टेड एस्केप ऑफ द रेडिएशन। जो भी आपका रेडिएशन निकल रहा है अर्थ से वो बिना रुके निकल जाए, ठीक है। और दूसरा होता है काम स्टेबल हेयर, जिसकी वजह से जो वर्टिकल इंटरमिक्सिंग है वो ना हो पाए, ठीक है। यदि ऐसा नहीं होगा तो वर्टिकल इंटरमिक्सिंग हो जाएगी, जिससे कि वर्टिकल इंटरमिक्सिंग ना हो पाए, इसीलिए है, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं, वी हैव द आइसोथर्म्स। ये जो आइसोथर्म्स हैं ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आइसोथर्म्स कौन से डायरेक्शन से कहाँ जाते हैं। पहली बात तो आइसोथर्म ये टेम्परेचर को ही बताते हैं, ये रन करते हैं ईस्ट से लेके वेस्ट तक, ठीक। फिर उसके बाद आपके पास होता है एनोमलस टेम्परेचर। अब ये जो एनोमलस टेम्परेचर होता है वो होता है पॉजिटिव एनोमलस टेम्परेचर, ठीक है, दिस इज योर पॉजिटिव एनोमलस टेम्परेचर। नेगेटिव एनोमलस टेम्परेचर, फिर आता है आपका इक्वल थर्मल एनोमली, ठीक है। ठीक, तो ये पॉजिटिव थर्मल एनोमली है, ये क्या होता है, देखो एक होता है आपका किसी भी एरिया का एवरेज टेम्परेचर, ठीक है, मान लो 30 डिग्री है किसी भी एरिया का, ठीक है। अब पॉजिटिव थर्मल एनोमली में क्या है कि इस 30 डिग्री सेल्सियस से यदि कहीं का
मान लो 32 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो मतलब ये एवरेज से तो ज़्यादा है। यदि एवरेज से ज़्यादा टेम्परेचर होता है, सो दैट इज कॉल्ड एज दी पॉजिटिव थर्मल एनोमली। ठीक है, फिर नेगेटिव थर्मल एनोमली क्या है कि कहीं का एवरेज टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है और इससे कम है, मान लो 15 डिग्री सेल्सियस रिपोर्ट हो रहा है, सो दैट इज कॉल्ड एज द नेगेटिव थर्मल एनोमली। ठीक है, अब ये क्या है, इक्वल थर्मल एनोमली, मतलब इसको बोलते हैं हम, यू आर कॉलिंग एज अ आइस है नॉर्मलस। ठीक है, आइसोनोमलस टेम्परेचर। अब ये जो आइसोनोमलस टेम्परेचर है वो क्या होता है, देखो आइसोनोमलस टेम्परेचर में व्हाट हैपेंस कि मान लो 30 डिग्री है कहीं का एवरेज और 30 ही जो है वो ऑब्जर्व किया जा रहा है, सो दैट इज कॉल्ड एज द आइसोनोमलस टेम्परेचर। ठीक है, इक्वल थर्मल एनोमली के लिए आइसोनोमलस टेम्परेचर जो है वो होता है, पहले होता है नेगेटिव थर्मल जो कि कम है एवरेज से, फिर होता है आपका पॉजिटिव थर्मल एनोमली जो कि ज़्यादा है एवरेज से। ठीक है, सो विद दिस जो भी हमारा टेम्परेचर वाला पार्ट था इसमें हमने सारा ही कर लिया है। ठीक है, 2-3 बार इसको देखो अच्छे से।